नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। चुनाव के 4 चरण पूरे हो गए और लगभग या आप ये मान लीजिए कि सरकार इस बीच बन चुकी है। 100-150 करीबन रह गए हैं चुनने के लिए, लेकिन बहुमत जो सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो आ चुका है। आप ये देखिए कि ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष में सन्नाटा छा गया है, विपक्ष सन्नीपात में चले गया है। उसके पीछे क्या कारण लग रहे हैं? आज मोदी जी का नामांकन था बनारस से, वो तीसरी बार आज उन्होंने नामांकन किया और इसमें दो राय नहीं है कि जीतना किसने। इसको प्रेडिक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर कोई जानता है कि मोदी जी बहुत बड़े बहुमत से इस चुनाव को बनारस से जीतेंगे। लेकिन खास बात क्या थी उसमें? खास बात ये थी कि इस समय के जो नामांकन चल रहा था उसमें एनडीए का पूरा कुनबा शामिल था। चिराग पासवान से लेकर के वो आए थे, अजीत जो एनसीपी का अजीत ग्रुप था उसके तरफ से प्रफुल्ल पटेल आए थे, शिंदे खुद आए थे जो चीफ मिनिस्टर हैं, जितने भी थे, पटेल है वो आई थी, और भी जितने छोटे मोटे दल हैं वो सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने अपना समर्थन दिया और एकजुटता प्रदर्शित करी, जिससे लग रहा है कि हाँ पूरा एनडीए और मजबूत है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास है कि हम 400 सीट जो है पार करने जा रहे हैं। हालांकि हो ना हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 400 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, 400 से ऊपर जा भी सकता, ये तो इतना एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक स्पिरिट होती है, एक उत्साह होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है जो कि एनडीए में दिख रहा है। अभी अब मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले केजरीवाल जेल से छूट के आए। उससे पहले बड़ा हंगामा मचा हुआ था कि मोदी तानाशाह है और उन्होंने विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और पूरा विपक्ष एक था। लेकिन जब केजरीवाल जेल से छूट के आए तो कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो उत्साह का न दिखाई देना जो है, ये साबित करता कि एनडीए इंडिया गठबंधन जो है वो अंदर से टूट चुका है। कुछ ना होता तो कम से कम इसी बहाने एक मिलकर के सारा गठबंधन एक मीटिंग कर देता। 28 अपने को 28 दल कहते हो तो केजरीवाल के नाम पर ही एक मीटिंग हो जाती, एक संयुक्त मीटिंग हो जाती, या किसी के नामांकन पे सारे के सारे इकट्ठे हो जाते। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया, एनडीए का कोई नेता उसमें शामिल नहीं था, केवल उनके परिवार के लोग शामिल थे। तो स्थिति ये है। और ये आने के बाद क्या किया केजरीवाल ने? वो तब से लगातार मोदी जी का प्रचार कर रहा है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं उल्टी बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आप आगे सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल सही बता रहा हूं कि केजरीवाल जो है मोदी जी के प्रचार में लगा हुआ है। कैसे? ठीक है, वो कह रहे तानाशाह है और इन्होंने बंद करवाया और छूट गया, तो अब वो तानाशाह वाली बात तो खत्म हो गई, उनको बेल मिल गई, इसलिए तो कोई मतलब नहीं है कि इस आरोप का। आप कितना ही बोलते रहे, ये जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है, क्योंकि जनता ने तानाशाही देखी है। जो आज 60-70 साल की उम्र के हैं उन्होंने आपातकाल देखा है, और जिसको आज जिस व्यक्ति को वो तानाशाह बोल रहे हैं वो एक छोटा सा व्यक्ति जो सोशल मीडिया में काम कर रहा है, ट्विटर में बैठा, उससे लेकर के राहुल गांधी तक लगातार गालियां दे रहे हैं। अगर तानाशाह होता तो क्या किसी हिम्मत है? तानाशाह होता तो जैसे ममता बनर्जी है, उनके खिलाफ कोई बोल के दिखा दे, सच्ची बात बोल के दिखा दे, तुरंत वो जेल में बंद कर देंगे। तुम लड़ते रहो, केस लड़ते रहो। या जो स्टालिन था, ये जो बिहार का यूट्यूबर था, कितने महीने तक वो जेल में बंद रहा, सुप्रीम कोर्ट तक से सुनवाई नहीं हुई, अल्टीमेटली एनआईए ने उसको छोड़ा। तो तानाशाही ये होती है, और जगह इनको मौका नहीं मिल रहा। नहीं तो छत्तीसगढ़ में भी जब तक इनकी सरकार थी इन्होंने सब कुछ किया, अब सरकार नहीं है तो नहीं कर पा रहे, यहां नहीं है, राजस्थान में नहीं है तो नहीं कर पा रहे। तो मेरा कहने का मतलब कि केजरीवाल क्या करे, तानाशाह वाली बात तो इसको भूल जाइए।
वो क्या कह रहा है कि आप मोदी जी को अगर वोट दे रहे हैं तो वो मोदी जी के लिए नहीं है, वो अमित शाह के लिए, क्योंकि मोदी जी 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि सरकार तो मोदी जी की ही आ रही है और उसके हिसाब से 75, जब मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे। हालांकि कहीं कोई ऐसा संविधान में लिखा नहीं है कि रिटायर हो जाएंगे 75 साल के बाद। और उस व्यक्ति को कैसे कोई रिटायर होने देगा, उसके कार्यकर्ता, जिसकी वजह से आज इन ऊंचाइयों पर बीजेपी पहुंची है। 2 सीट से 303 पिछली बार के चुनाव में, और अब की जो है 350 क्रॉस करेगी 350 नहीं, 340 से 370 के बीच जो है ये इनकी अपनी सीट आएगी। तो वो कार्यकर्ता जिसको कुछ नहीं मिलता, आप विश्वास मानिए, सबसे बगैर लाभ का कोई अगर कार्यकर्ता है जिसको कुछ नहीं मिलता, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। इवन अगर उसमें कभी कोई संकट अगर आ जाए तो बीजेपी कहीं से भी उसकी मदद नहीं करती है। मैंने सोशल मीडिया में कई लोगों को जेल जाते देखा, ममता बनर्जी के द्वारा कैद कराते हुए, या इसके द्वारा जो स्टालिन हो गया, या जब इनकी सरकार थी पंजाब में, इसमें पंजाब से भी भेजा था इसने, केजरीवाल ने। तो वो कार्यकर्ता जो बगैर किसी स्वार्थ के लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उस देश को उन्नति की तरफ बढ़ते हुए देखना चाह रहा, वो जो प्रगति जो हो रही है उसको देखते हुए देना चाह रहा। जो सनातन के खिलाफ जो वो चल रहा है, कुप्रचार चल रहा है, सनातन को इरेडिकेट करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसका प्रतिरोध करने के लिए वो बीजेपी के साथ है, वो किसी अब निजी स्वार्थ के साथ नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर आप वोट देंगे तो वो वोट जो है शाह हो जाएगा, यानी बीजेपी जीत ही रही है। ऊपर से एक ऐसी बात उन्होंने कही कि जो मेरा ख्याल है जो उनका कोर वोटर है और विपक्ष का कोर वोटर है, वो सुन करके अगर उसको लगा कि ऐसा हो रहा है तो मोदी को वोट देंगे। वो मैं आपको बताता हूं क्या कहा केजरीवाल ने। केजरीवाल ने कहा कि मोदी और शाह योगी को किनारा करना चाह रहे हैं। तो आज जो है जो इनका कोर वोटर है, उनकी नजरों में, उनकी आंखों में सबसे ज्यादा कोई अगर खटक रहा है तो योगी खटक रहा है, क्योंकि बदमाशियां होने नहीं दे रहा है, माफियागिरी वो खत्म कर रहा है, वो एक कानून का राज चला रहा है। और जितनी जनता उसमें उनके प्रति, यूपी की जनता समर्पित है, उतने किसी भी मुख्यमंत्री के प्रति नहीं है। और योगी सिर्फ आज भारत में प्रसिद्ध नहीं है, पूरी दुनिया में जो है योगी मॉडल काम कर रहा है। कई जगह जो है वो ये बुलडोजर वाली संस्कृति चल गई है। अगर आप बदमाशियां करोगे, माफियागिरी करोगे, अराजकता फैलाओगे, तो अल्टीमेटली जो है ये काम आएगा। अभी कुछ दिन पहले हॉलैंड में भी ऐसे ही हुआ, नीदरलैंड में जो है वो जो उसके पक्ष में बैठे थे, हमास आतंकियों के पक्ष में, तो उन्होंने बुलडोजर से हटा दिया उनका। और भी कई जगह ये बातें चल रही है, और सब लोकतांत्रिक देश हैं, और वही देश हैं जो भारत को सबक वो ज्ञान बांटते हैं कि भाई यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली उनको भी लग रहा है कि यही एक उपाय है जिससे हम अराजकता को दबा सकते हैं, जिससे हम देश को मजबूत रख सकते हैं, जिससे हम देश को एकजुट रख सकते हैं, विखंडन होने से बचा सकते हैं। तो ये जो संकेत वो दे रहे हैं, वो उनको दे रहा है कि भाई देखो, मोदी और शाह योगी को रिप्लेस कर देंगे, योगी को हटा देंगे सत्ता से। तो वो क्यों चाहेंगे? जिनका नंबर 1 दुश्मन अगर योगी है, तो क्यों चाहेंगे कि मोदी और शाह हट जाए? वो तो चाहेंगे नहीं भाई ये बने रहें, तो ताकि जो है योगी हट जाए। और ये अभी आपने कल सुना होगा, ये जो बड़ा ज्ञान बांटता फिर रहा है केजरीवाल, इसकी जो पहले राज्यसभा सदस्य है अब, और पहले दिल्ली ओमन सेल की अध्यक्ष थी स्वाति मालीवाल, उसके साथ मार पिटाई करवाई इसने, अपने निजी सचिव से मार पिटाई करवाई, उसको बंधक रखा, उसने पुलिस में रिपोर्ट करी है। कोई वैसी खबर नहीं है कि आपने बोल दिया साहब व्हाट्सएप का ज्ञान है, नहीं, ये जो है बाकायदा पुलिस ने जो है उसकी रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि उसने पीसीआर को फोन किया जो है, जहां सारी रिकॉर्डिंग होती है, पुलिस वहां गई भी। और बाद में स्वाति मालीवाल फिर पुलिस थाने में आई, उसने कहा मैं रिटर्न नहीं देती हूं, लेकिन मैं बाद में बात करूंगी, मैं बाद में करूंगी। इस बीच क्या है कि किया तो उन्होंने सारा कुकर्म है,
अब हड़कंप मच गया, तो ये हाथ पांव उसके जोड़ने लग गए। और फिर आज मतलब 24 घंटे बाद, 24-30 घंटे बाद अब इनका बयान आया, अब इनकी सफाई आई कि हम जो विभव कुमार है, जो उसका खासम खास है केजरीवाल का, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा स्वाति मालीवाल से कहना है कि आप महिलाओं के उस पर महिला जो है उत्पीड़न के प्रति आप उसके अध्यक्ष रही महिला आयोग की, अगर आप इस तरह कंप्रोमाइज करेंगे तो ये आपकी विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, बट्टा लग रहा है कि आप ऐसी हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ, जैसे आपने पीसीआर में किया, तो आप जाकर के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए। अदरवाइज आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगी, और आपने अगर नहीं करेंगे इसका मतलब यह है कि आज तक आपने यही काम किया, ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जिन्होंने जो उत्पीड़न करते हैं महिलाओं का। मतलब एक इतनी बड़ी पोस्ट और ऊपर से राज्यसभा सांसद, आज वो कह रहे हैं कि पार्टी कह रही है कि हम विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो कौन होते करने वाले? वो अपना पार्टी में जो करे, अगर करनी है पुलिस रिपोर्ट करिए, उसको गिरफ्तार करवाइए। वैसे भी वो सस्पेंडेड है, उसके खिलाफ केस चल भी रहे हैं धोखाधड़ी के, लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट है। और यहीं पर जो है इनकी विश्वसनीयता जो है संदेह में आ जाती है कि आप एक महिला जो इतनी बड़ी पद पर रही है उसको आप न्याय नहीं दे रहे हैं। उसका उत्पीड़न करने वाले को जो है आप पुलिस में रिपोर्ट न करके खुद ही उसको पार्टी से निकाल रहे हैं, या जो भी आप दंड करेंगे, किसी पद से हटा देंगे, या जो भी वो करेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं है। आप पार्टी का मामला बिल्कुल अलग है। मामला एक क्रिमिनल मामला है तो पुलिस में जाना चाहिए। ये पूरी सरकार दांव पर लगी है इस समय। आज ये जो बड़े बड़ी बातें करते, बड़े बड़े मणिपुर और उसकी बात करते, अपने घर में क्या हो रहा है ये देख लो। इससे पहले संतोष कोहली की मां का भी बयान आया था। तो ये किस मुद्दे को लेकर के? तो ये भी एक इन्होंने हथियार दिया है ना, ये भी तो बीजेपी का प्रचार है। इनकी पोल खुल रही है, इनकी जो ये औरों को तानाशाह कहते हैं, इनकी तानाशाही चेहरा सामने आ रहा है। ये अपने आदमी को बचाने के लिए खुद ही फैसला ले रहे हैं, लेकिन पुलिस में नहीं दे रहे हैं। अब मैं आता हूं राहुल बनाम मोदी। अभी आपको पता ही है कि चीन जो है सबसे बड़ा इस समय, अगर परेशान किसी से, चीन और पाकिस्तान, तो भारत से। अब भारत का मतलब आज की डेट में भारत सरकार का मतलब मोदी से परेशान है। तो उन्होंने एक प्रॉक्सी वो खेल खेला चीनी दूतावास ने। उसने 3 लोगों को, अब जो उसके 3 एजेंट हैं उनको खड़ा किया। एनराम जो कभी हिंदू के संपादक थे, आजकल द वायर जो झूठा एक वेबसाइट है, न्यूज पोर्टल है, उसके कर्ता धरते हैं। और 2 जज, एपी शाह और लोकुर। ये जितने भी जज हैं ये एक विचारधारा वाले हैं, इसीलिए कोलिजियम सिस्टम का खत्म होना जरूरी है। तो इनको लेकर के आया कि आप जो है राहुल गांधी का और उसका आमने सामने वो कराइए, डिबेट कराइए मोदी का। तो ये जिनपिंग की शय पर जो है ये सब हो रहा है। भाई राहुल गांधी क्या है? मोदी के सामने राहुल गांधी क्या है? अगर राहुल गांधी को बहस करनी है तो जिसने उसको रहा है स्मृति ईरानी, उससे बहस कर ले। अरे मैं कह रहा हूं इतनी दूर भी नहीं जाए, एक बार दोबारा अर्णब गोस्वामी के सामने एक इंटरव्यू दे दे, लेकिन डायपर पहन के जाए और 4 डायपर साथ में रखे, तब जाकर के, अगर उसके डायपर गीले न हो, तब जाकर के वो किसी बीजेपी वाले के साथ बहस कर ले। और बेहतर हो स्मृति ईरानी के साथ करे, जिसने उसको जो अमेठी से भगा दिया और वो मां के आंचल में छुप गया रायबरेली में। हालांकि वहां पर भी वो हारने वाला है। तो आप देखिएगा, अब 3 वो रह गए। और आपको जो इंडी गठबंधन है, इंडी गैंग है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। इंडिविजुअल ये सब आ रहा है। कोई कह रहा है 180 आएगा एनडी की चीज, कोई 140 आएगा, कोई कह रहा है 220 का आंकड़ा 2014 से लेकर के 2019 तक ये चलाते आए हैं, और 2024 में भी यही चला रहे हैं। और तब 282 आए थे, फिर 303 आए, इस बार 350 से ऊपर आएंगे बीजेपी के अकेले। तो अभी तीन उसका रह गया, जो भी होगा देखा जाएगा। 1 जून को अंतिम वो है, 4 जून को परिणाम सामने आ जाएंगे। और
पूर्णतया उम्मीद है कि जो सनातन धर्म के विरोध में जो एक गठबंधन हुआ है, जो कहते हैं कि सनातन को खत्म कर दिया जाएगा, ये मच्छर और डेंगू की तरह है, मलेरिया की तरह है, इसको खत्म करना है, उनको भी 4 जून को जवाब मिल जाएगा। आपने देखा इसके बाद से कहीं आपने स्टालिन को देखा नॉर्थ में प्रचार करते हुए, या कहीं कोई ऐसी मीटिंग आप मुझे बता दो जहां इस सारे के साथ नॉर्थ साउथ मिलकर के इन्होंने कभी यहां पे किया हो, कोई मीटिंग करी हो। हिम्मत नहीं पड़ रही है उनकी यहाँ आने की, क्योंकि वो इतना एंटी सनातन वो कर रहे हैं कि एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे तो यहाँ पूरा वो पड़ जाएगा। हालांकि ये जो यहाँ पर गठबंधन है पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बात को भुला दिया जाए कि इन्होंने क्या कहा। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।